मिर्च की खेती अपने प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जिन किसानों ने इस साल मिर्च की फसल लगाई थी उन्हें इस वर्ष कम बाजार भाव मिल रहा है। लेकिन इस कम बाजार भाव के चलते भी जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान लीलाधर यादव ने मिर्च की खेती करके अच्छी आय प्राप्त की है। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को कि इन्होंने किस तरह से मिर्च की खेती करके अच्छी आय प्राप्त की। नमस्कार किसान भाइयों, मैं लीलाधर यादव मानगढ़ से जगदीशपुरी बल्डा से मिर्ची के बारे में बताना चाहता हूँ। किस प्रकार से मैंने ये मिर्ची का प्रोडक्शन तैयार किया है इसके बारे में, खेत के बारे में बता रहा हूँ। 3 प्रकार की मैं वैरायटी लगाया हूँ। सभी वैरायटी मैंने हाइब्रिड ली हैं और अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपके लिए ऐसे ही उदाहरणीय किसानों को खोजकर आपके सामने कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति में उनके अनुभवों को प्रस्तुत करता है, जिससे कि हमारी इन सेवाओं का आप भी भरपूर लाभ उठाते हुए एक सफल किसान के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक युवा किसान लीलाधर डागर से, जिन्होंने मिर्च की खेती कर रखी है और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। जनवरी में ये नर्सरी तैयार की, उसी टाइम से खेत को तैयार करने के लिए देसी गोबर 15 ट्राली 8 बीघा में और 3 ट्राली मींगन की और 3 ट्राली ही ऊन की डलवा के इसको तैयार किया। कल्टीवेटर से कटवाया, डिश वगैरह से पिलाउज और वो हलों से जोत के तैयार किया। आखिरी जुताई के समय मैंने जब मैड बनाई तो उस टाइम 15 किलो बीघा के हिसाब से तो DAP, 2 किलो बीघा के हिसाब से कार्बोफोरन, 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटाश डाल के तैयार किया। तो उसमें क्या है, निमेटोड की शिकायत कम आती है। खेत तैयार करके मैड बनाई और ड्रिप से मैंने नलकियाँ बिछा के इसकी और मल्च लगाई 1 मीटर की। मैंने मैड तैयार करके और मल्च लगाई तो उसमें पहले छेद निकलवाए। छेद निकलने के बाद में एक पेड़ की दूरी 1 फुट के हिसाब से दोनों तरफ 2 लाइन ड्रिप की और इस तरीके से मैंने लगाई। मिर्ची की स्टेज 10 सेंटीमीटर के हिसाब से पेड़ तैयार हो गए और सितंबर में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दी थी पौध को। लगाने के बाद 20 दिन बाद में मैंने 19 आता है NPK किलो बीघा के हिसाब से लगाया। फिर 20 दिन के बाद में NPK जो 1261 आता है वो छटाया और उसके बाद में वो जैसे 10-15 दिन और निकल के पेड़ की ग्रोथ के हिसाब से भाई खुराक की ज़रूरत है तो फिर वो छटाया। उससे फ़ायदा ये रहा कि एक तो पेड़ की ग्रोथ, एक शाइनिंग, जो मिर्ची की हाइट आती है ना, फल लगता है उसकी चमक आती है और एक लंबाई सेंटीमीटर 10 से 8 सेंटीमीटर हो जाती है। फ्लोरिंग 1-2 अप्रैल से फ्लोरिंग चालू हो गई थी और पहला तोड़ मैंने 19 अप्रैल से चालू किया, जिसमें प्रोडक्शन मेरे 150 कुंटल के आसपास से तोड़ा है, जो 15-16 रुपये किलो मंडी के वजह से भी भाव देख, चौमू मंडी है, भुगाना मंडी जयपुर है, इस प्रकार से बेचा है। 2-2.25 लाख रुपए का पहला तोड़ अभी तक बेच चुका हूँ और आगे अभी चालू है तुड़ाई, अभी दीपावली तक, सर्दी तक। उसके अलावा जो लाल का भी मैंने प्रोडक्शन लिया है वो अलग है इनसे। किसान भाइयों, अभी आपने इनके मिर्च की खेती से भरपूर पैदावार लेने की तकनीक के बारे में जाना। अब आइए एक नजर डालते हैं इनके मिर्च की खेती में लगे खर्चों के बारे में, जो इस प्रकार से है। नर्सरी मैंने तैयार की तो उसका भी 300 ग्राम 300 ग्राम के लगभग लगा। उसका खर्चा 10-11 हज़ार रुपये के लमसम है। 10-12 हज़ार रुपये की तो मैंने ऊन डाली, 10-12 हज़ार रुपये की मींगन डाल दी और 5-7 हज़ार रुपये खेत की जुताई वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह के और फर्टिलाइज़र के 3-4 हज़ार रुपये और मल्च लगाई 15-16 हज़ार रुपये की। इस प्रकार से मेरा टोटल कुल खर्चे 70-75 हज़ार रुपये के लगभग हुआ है। सभी वैरायटी मैंने हाइब्रिड ली हैं और अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं। सितंबर में लगाई थी मैंने 8 बीघा कच्ची में और 19 अप्रैल से मेरी चालू हैं, तो अब तक मैंने 350 कुंटल मैंने भी प्रोडक्शन ले लिया।
300 कुंटल बेच चुका हूँ। उसके अलावा जो लाल का भी मैंने प्रोडक्शन लिया है वो अलग है इनसे, और आगे भी चालू है तुड़ाई। अभी दीपावली तक, सर्दी तक आप भी इस प्रकार आगे खेती कर सकते हैं। हमारे राज्य में खरीफ मौसम में धान की खेती उत्तरी और दक्षिणी भाग में की जाती है, और हमारे जो किसान भाई धान की खेती करना चाहते हैं उनके लिए वर्तमान समय धान की नर्सरी डालने के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो आप स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए धान की किन किस्मों का चयन करें और नर्सरी डालते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय यादव। आज मैं आपको कौन कौन सी प्रजाति लें तथा अच्छी पैदावार के लिए नर्सरी कैसे डालें, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए सबसे पहली तैयारी हमें ये करनी है कि जिस खेत के टुकड़े पे नर्सरी डालनी है वो पूर्णतः समतल हो, साथ ही वहाँ पानी की उचित व्यवस्था हो। उसके बाद करना क्या है कि जो भी हमारी प्रजाति है, जैसा कि तरह की प्रजाति होती है, अगैती, मध्य और देर से पकने वाली, जो कम समय में पकती हैं, जैसे नरेंद्र धान 57, बारानीदीप, शुष्क सम्राट या पंथ 12, ये हमारी प्रजातियां हैं जो जल्दी और शीघ्र पक के तैयार होती है। एक प्रजाति और आई है अभी नवीन, जिसे कहते हैं नरेंद्र धान 2064। इसका दाना मध्य मोटा है, लेकिन पैदावारी के हिसाब से ये प्रजाति भी अच्छी है। ऊसर भूमि में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि धान ही एक ऐसी फसल है जो ऊसर में भी भरपूर उत्पादन देती है। तो इसके लिए भी हमारे पास अच्छी प्रजाति आ गई हैं, और उन प्रजातियों में जो अच्छी प्रजाति है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पास इस समय CSR 36, ये प्रजाति बहुत अच्छी है, अधिक ऊसर में भी उत्पादन दे सकती है, और इसकी ऊसर सहनशीलता क्षमता है वो 9.8 pH तक ये प्रजाति अच्छा उत्पादन देती है। दूसरी प्रजाति एक और आई है CSR 43। ये प्रजाति का दाना उच्च गुणवत्ता का है और कम समय में पक के तैयार हो जाती है। जो किस्में पकने में 130 से 140 दिन का समय लेती हैं। धान की किस्मों की नर्सरी में बुआई जून के पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक करें। किसान भाइयों, धान की जो किस्में कम अवधि यानी 90 से 110 दिन में तैयार होती हैं, ऐसी किस्मों की नर्सरी में बुआई जून के दूसरे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक करें, तभी इनसे अधिकतम उपज ले सकते हैं। अगर आपके पास उन्नत बीज है, कहने के मतलब आपने ब्रीडर सीड लिया है या रजिस्टर्ड सीड लिया है, सर्टिफाइड जो भी सीड है वो प्रमाणित बीज है, वो उन्नत किस्म का बीज होता है। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ किसान भाई जो अपने घर का रखा हुआ बीज बोते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ बीज खराब होता है, तो उस खराब बीज को हम कैसे निकालें, तो इसके लिए एक छोटा सा परीक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा। करना क्या है कि एक बाल्टी में 10 लीटर पानी ले लें और इसमें 1.65 किलोग्राम नमक डालें और अच्छी तरह से चला के घोल बना लें। इसकी सांद्रता जांचने का एक बहुत अच्छा तरीका ही है। अगर किसान भाई कहीं भी आपको मुर्गी का अंडा मिल जाए ताज़ा, तो उसे डाल दें। अगर अंडा डूबता नहीं है, ठीक है ना, तो ये सांद्र पक्का है। क्योंकि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कहीं कहीं नमक पानी में अधिक होता है, कहीं कम होता है, तो इसको जांचने का ये तरीका है। तो अगर उसमें सांद्रता कम है तो और बढ़ा सकते, जिससे अंडा ऊपर आ जाए। इस पानी में क्या करेंगे, जो भी आपके घर का बीज रखा है उसको डाल देंगे और धीरे धीरे चलाते जाएंगे, तो ख़राब बीज ऊपर आ जाएगा और अच्छा बीज नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद इसको शुद्ध वो सादा पानी से 2-3 बार धो देंगे, जिससे नमक पूरी तरह से निकल जाए। अब करना क्या है कि ये जो हमारे पास बीज है लगभग 15 से 20 घंटे पानी में भिगोते हैं। उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद करना क्या है, एक पतली तह बना दीजिए। तह बनाने के बाद उसके ऊपर आपके घर पर जो भी बोरा, कपड़ा कुछ भी रखा है उसे डाल दीजिए और उस पर फिर पानी छिड़कते रहिए।
देखिए दूसरे दिन हल्का सा अंकुरण होने लगेगा। ठीक है, जब हल्का सा अंकुरण होने लगा तो जो खेत आपने तैयार किया था उसमें से अपनी जो हमारी प्रजातियां हैं इनकी नर्सरी डाल रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारी संतुत्य है वो क्या है कि अगर मोटा चावल है, इसकी नर्सरी के लिए हमें लगभग 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या होता है, मध्यम महीन कहते हैं जिसे, अगर इसकी अगर नर्सरी डाल रहे जैसे पतवार है तो इसके 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तीसरी जो महीन प्रजाति है इसके लिए लगभग 30 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त है। और ज़्यादा पानी लगा 3-4 सेंटीमीटर पानी लगाएं, क्योंकि ज़्यादा पानी भरा रहता है तो पौधे बलिष्ठ नहीं हो पाते। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे तो इस तरह से नर्सरी बलिष्ठ होगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम डोनरी, जिला धौलपुर के कृषक सुरेश चंद ने। आप गाजर घास के समेकित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सुरेश चंद जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गाजर घास जो है उसका साइंटिफिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, और इसका पत्ता जो है गाजर के पत्ता जैसा पौधा रहता है, इसलिए इसको गाजर घास कहते हैं। और यह तेज़ी से फैलता है और काफ़ी लार्ज एरिया को आच्छादित कर लेता है, इसलिए इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। और इसके बगल से गुजरने पर एक विशेष प्रकार का गंध आता है, इसलिए इसको गंधी बूटी भी कहते हैं। और इसमें सफ़ेद रंग का फूल होता है जो चांदनी रात में चमकता है, इसलिए इसको चटक चांदनी कहते हैं। और वर्षा के दिन में तो ये तेज़ी से बढ़ता ही है, वैसे भी नमी मिल जाएगा तो ये तुरंत अंकुरित हो जाता है। इसका बीज जो है पानी के संपर्क में आते ही अंकुरित हो जाता है और 3 से 4 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। और 1 साल में 3 या 4 पीढ़ी इसका हो जाता है। और एक पौधा में 1500 से लेकर के 5000 बीज होता है, तो सोच लीजिए कि कितना तेज़ी से फैलता है। या पहले जो है बगीचा स्कूल के ग्राउंड में, पार्क में, रेलवे लाइन के बगल में, रोड के किनारे में मिलता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये विभिन्न खाद्यान्न फसलों के बागवानी बगीचा में जो है ये बहुत तेज़ी से आच्छादित कर रहा है, अपना पैर फैला रहा है और फसल के उत्पादन में, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वांछित कमी ला रहा है। इससे जो है ये उपाय भी बताते हैं, इसके साथ साथ ये हानिकारक मनुष्य और जानवर के लिए है। इससे क्या होता है कि चर्म रोग होता है, डर्मेटाइटिस की बीमारी होती है और त्वचा संबंधी बीमारी है, ये स्किन डिजीज़ है। और सांस का बीमारी दमा भी होता है और बहुत ज़्यादा जानवर यदि खा ले तो मर भी सकती है और बुखार भी होता है, एलर्जी भी होता है। किसान भाइयों, अभी आपने गाजर घास से होने वाले नुकसान के बारे में जाना और ये देखकर आप जान ही गए होंगे कि ये कितना हानिकारक पौधा है। इतना ही नहीं, ये घास बहुत तेजी से फैल रही है और इसका नियंत्रण करना केवल 1 या 2 किसानों के बस की बात नहीं है। इसके लिए सामूहिक रूप से सबको आगे आना होगा, तभी इस घास का उन्मूलन हो सकता है। तो आइए जानते हैं गाजर घास का उन्मूलन कैसे करना है। और इसके उपाय के लिए हम लोग सबसे पहले जो है फूल आने के पहले इसको जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। उसके लिए हाथ में दस्ताना ग्लव्स पहन करके इसको उखाड़ना चाहिए और उखाड़ करके हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जहाँ तक कृंतकनाशी की बात है उसमें ग्लाइफोसेट 1 से 1.5% का घोल बना करके इसका फूल आने के पहले छिड़काव करना चाहिए। मेट्रिबिजिन भी एक हर्बिसाइड है जिसका 0.5% से का घोल बनाकर इस पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब प्रक्रिया जो है फूल आने से पहले करना चाहिए। और यदि घर के अगल बगल में है तो उसको साफ़ सुथरा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे दमा की बीमारी होती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रतिस्पर्धात्मक पौधे हैं, जैसे गेंदा का फूल लगा देते हैं, केसिया तोरा, केसिया सिरसिया, ये सब जो है पौधे लगाने से वहाँ पर ये पार्थेनियम गाजर घास नहीं होता है।
है। इसका जैविक नियंत्रण के लिए एक मैक्सिकन बीटल है जिसका साइंटिफिक नाम है जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। वो पहले इसके पत्ते को खाता है और पत्ता ठूट हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और पूरा पौधा जो है सूख जाता है। और इस तरह से जैविक नियंत्रण भी कर सकते हैं और इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। इसको जो है जब टेंडर रहता है, कम इसका रहता है, तो उस समय उसको चॉपिंग करके वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।